प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई पहले की जो वीडियो देखी थी उस वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के बारे में चल रहे थे। तो तीन भेद बताए थे, वर्ण व्यवस्था, शब्द या पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। तो पहला चरण हमारा पूरा हो गया। दूसरा शब्द या पद व्यवस्था है, ये भी आज पूरा हो जाएगा। और तीसरा नंबर पे जो आगे वाक्य प्रकरण आएगा उसको भी आज कोशिश करेंगे शुरू करने की। तो शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो फटाफट। अविकारी शब्द, पद व्यवस्था के अंदर क्या आया आगे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के आगे होते हैं चार भेद। कौन कौन से? सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो किसी भी क्रिया के करने या होने का तरीका बताए, या रीति। रीति का मतलब क्या होता है? यही चीज होती है, तरीका बताए या विशेषता बताया जाए, उस शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे वह सुंदर लिखता है, कैसे लिखता है? सुंदर लिखता है। लिखने की क्या विशेषता है? सुंदर। और लिखने का तरीका क्या है? सुंदर तरीका है। ठीक है। वह तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यानी दौड़ने की विशेषता जो है वो है तेज। तो इस प्रकार से जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। दूसरे नंबर पे होता है भाई काल। कालवाचक। ये जो क्रिया विशेषण है, इस क्रिया विशेषण के आगे और भेद होते हैं। इन क्रिया विशेषण के भेदों में सबसे पहला नंबर आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो समय के बारे में बताए। जैसे आज गया। आज गया मतलब कब गया? आज गया। वह आज खेला, वह कल खेलेगा, वह परसों जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? काल के बारे में, समय के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो जहां पर समय के बारे में बताया जाए कि क्रिया के करने या होने का समय बताया जाए, वहां पे होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहां पर क्रिया के करने या होने के स्थान का वर्णन किया जाए, क्रिया के करने या होने के स्थान के बारे में बताया जाए, उसको कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे क्या है? वह सिरसा गया। कहाँ गया? सिरसा गया। तो जाने की क्रिया की विशेषता क्या हो रही है? कहाँ गया? सिरसा गया। वह घर गया, गांव गया, यहाँ आओ वहां जाओ। ये सारे के सारे किसी न किसी स्थान को इंगित करते हैं, स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। इसलिए इनको हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे आता है इसका रीतिवाचक, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जिसमें किसी क्रिया के करने या होने की रीति या तरीके के बारे में बताया जाए, उसको कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह पैदल चल रहा है। अब चलने का तरीका क्या है? पैदल चलना। ये देखो ऊपर बताया था, क्रिया के करने या होने की तरीका, रीति या विशेषता प्रकट करे, वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे पैदल चल रहा है, चलने की विशेषता कैसे है? पैदल चलना। वह गिड़गिड़ा कर बोला। अब बोलने की विशेषता क्या है? गिड़गिड़ाना। तो ये इसकी रीति हो गई, तरीका हो गया। वह रोकर चुप हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब जिसमें क्रिया के करने या होने का नाप तोल पता चले। भी ये जो क्रिया करी है वो इसने कितनी देर करी है, कितनी मात्रा में करी है। जैसे बोल देते हैं वह चला, हमें नहीं पता कितना चला, लेकिन अगर बोल दिया वह 1 किलोमीटर चला या 1 किलोमीटर दौड़ा, तो इस चीज को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है। अगर बोल दिया बारिश में 2 किलो ओले गिरे, तो 2 किलो का तो कोई होता नहीं है, कितने गिरे? बहुत सारे ओले गिरे। तो ये भी एक प्रकार से परिमाणवाचक है। वह ज्यादा खाता है, कम खाता है, बहुत लिखता है, ज्यादा लिखता है। ये सारे के सारे हो जाएंगे अपने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगले नंबर पे आते हैं अविकारी शब्द का दूसरा भेद, समुच्चय बोधक। अविकारी शब्द के मैंने चार भेद बताए थे, चारों में पहला वो हो गया। और दूसरे नंबर पे आता है अभी समुच्चय बोधक। ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्या है? वे शब्द। समुच्चय बोधक किसको कहते हैं? वे शब्द दो जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करे। जैसे मैंने बोल दिया राम लखन, यानी कि राम और लखन, बीच में क्या आ गया? और आ गया। तो और, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, चाहे, कोई, कोई एक, की, नहीं, तो, वरना, ये जितने शब्द हैं, इन सारे शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। ये सारे के सारे शब्द दो शब्दों के बीच में आते हैं। ठीक है। या दो वाक्यों के बीच में आएंगे, इसलिए इनको समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। आगे आ गया संबंध बोधक। संबंध बोधक माने जब संज्ञा या सर्वनाम का
शब्द के या वाक्य के दूसरे अंगों के साथ कोई ना कोई संबंध पता चले, उसको कहते हैं संबंध बोधक। जैसे उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं, आगे पीछे पूर्व पश्चात ऊपर नीचे की तरफ की ओर पास के द्वारा किंतु हेतु, ये सारे के सारे जो शब्द है ये संबंध बोधक है। इनमें से एक ले लेते हैं, सामने, मंदिर के सामने घर है। अब घर और मंदिर के बीच में संबंध क्या है? आमने सामने का है। राम की अपेक्षा लक्ष्मण लंबा है। अब राम और लक्ष्मण में क्या संबंध है? अपेक्षा, यानी कि तुलना करने का संबंध है। बराबर, राम और लक्ष्मण बराबर है, बराबर माने एक जैसे हैं। सम, सरी से समान, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? संबंध बोधक है, एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करते हैं। आगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है जहां पर या तो ज्यादा आश्चर्य की बात हो, हैरानी की बात हो, कोई खुशी की बात हो, कोई दुख की बात हो, तो इस प्रकार की जहां पे सूचना होती है वहां पर विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और विस्मयादि बोधक शब्द भी अव्यय या अविकारी होते हैं, इनका भी बदलाव नहीं होता है। जैसे आह, बड़े दुख की बात है। ओहो, बड़े दुख की बात है। ये लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगेगा। आगे देखते हैं सकारात्मक शब्द। सकारात्मक कौन से होते हैं? जो किसी भी काम को करने या होने की सहमति प्रकट करें। जैसे कोई भी वाक्य ले लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने आपको बता दिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। क्या तुम 8वीं कक्षा में पढ़ते हो? हाँ। क्या तुम 10वीं में हो? ना। हाँ जी, ना जी, हाँ, ना। ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? या तो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। सकारात्मक कौन से होते हैं? जो हाँ करे, और नकारात्मक जिसमें किसी चीज के बारे में नकारा जाता है, मना किया जाता है। आगे आता है इसका पद परिचय। पद परिचय किसको कहते हैं? जब शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांध लिया जाए तो उसको पद कहते हैं। शब्दों को ही पद कहा जाता है। अगर यहाँ पे लिख दिया राम है जाता स्कूल, स्कूल। अब ये सारे के सारे शब्द हैं, राम भी शब्द है, स्कूल भी शब्द है, जाता भी शब्द है। लेकिन जब इन शब्दों को हम व्याकरण के नियमों में बांध लेंगे, जैसे राम, सबसे पहले क्या हो गया? राम करता। अब आगे आ गया स्कूल, विद्यालय या स्कूल, ये क्या हो जाएगा? कर्म। में, ये विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। जाता, ये क्रिया हो जाएगी, है। कर्ता, कर्म, क्रिया। इस प्रकार से व्याकरण के नियमों में जब बांध दिया जाएगा, अब राम पद हो गया, स्कूल भी पद हो गया, जाता है, ये सारे के सारे अब पद हो जाएंगे। तो पद की विशेषता क्या है? परिभाषा क्या होगी? जब शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांध लिया जाए तो उन्हें पद कहा जाता है। पद के प्रकार कौन से हैं? किस किस को हम पद कहेंगे? तो जितने भी विकारी शब्द हैं, जितने भी अविकारी शब्द हैं, वो सारे के सारे पद होते हैं। चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, अव्यय शब्द हो, कोई भी हो, इन सारे शब्दों को हम पद ही कहेंगे। इसके बाद में आता है भाई अपना शब्द रूपांतरण। तो भाई शब्द रूपांतरण के अंदर आप एक चीज का ध्यान रखना, मैं बता देता हूं अभी। शब्द रूपांतरण के अंदर हमें सबसे पहले लिंग, काल, वचन, बस इन तीन ही चीजों को देखना है। ठीक है, लिंग, काल और वचन, तीन ही चीजों को देखना है। इसके अलावा मैंने आगे यहाँ पे जो लिख रखा है, क्रिया, कारक और वाच्य, इन तीनों चीजों को आप एक बार थोड़ा सा हटा दो। इनको क्यों हटाना है उसके बारे में अभी जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं आगे, वीडियो शुरू करते हैं। लिंग, काल, वचन के आधार पर वाक्य का या शब्द का, वाक्य का भी प्रयोग नहीं करना। यहाँ पे प्रश्न हमारा शब्द रूपांतरण का चल रहा है, तो अभी हम शब्द रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। लिंग, काल, वचन के आधार पर जब शब्द का रूप बदल दिया जाता है तो उसे शब्द रूपांतरण कहा जाता है। लिंग के आधार पर कैसे बदलता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कोई पुल्लिंग शब्द है उसको हम स्त्रीलिंग बना देंगे, तो इस चीज को कहेंगे शब्द रूपांतरण। अगर कोई वचन के आधार पर देखेंगे तो एक वचन शब्द है उसका हम बहुवचन शब्द बना देंगे, तो ये हो जाएगा वचन के आधार पर शब्द रूपांतरण। आगे होता है काल। काल के आधार पर शब्द रूपांतरण। काल के आधार पर भी शब्द का रूपांतरण हो सकता है। जैसे क्या बोल दिया, जाता है, और मैंने कह दिया इसका काल बदलो, वर्तमान काल का है, इसको भूतकाल में बनाओ, तो मैंने क्या हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गया। अगर बोल देंगे भविष्य काल बनाओ तो हम लिख देंगे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे जाएगा। शब्द बदल गया ना, और जब ये शब्द बदलेगा बदलेगा तो इसके साथ साथ पूरा वाक्य का सेंस ही बदल जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से दो चीजों को उठाया था, क्रिया को और कारक को और वाच्य को। कारक के आधार पर अभी आगे जब कारक प्रकरण करेंगे तब आपको बताया जाएगा। क्रिया के आधार पर जब क्रिया बदलेंगे तो क्रिया के साथ साथ पूरा वाक्य बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये आपको वाच्य परिवर्तन के अंदर आगे पढ़ाऊंगा।
वाच्य परिवर्तन मैंने यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अगले या उससे अगले पेज के ऊपर वाच्य प्रकरण का पूरा टॉपिक आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आ गया काल के भेद और उपभेद। काल के भाई प्रमुख तीन ही भेद होते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल। अब वर्तमान काल में फिर इसके 6 भेद हो गए। पहला सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध, तत्कालिक और संभाव्य। अब ये चीजें आपको शायद नहीं पढ़ी होगी आपने कहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य वर्तमान काल में जैसे कोई सामान्य वर्तमान काल की चीज है, जैसे वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है। ठीक है। अपूर्ण के अंदर भी यही होता है कि वाक्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह सो रहा है, खा रहा है। सामान्य वर्तमान काल की बात है ये। ठीक है। आगे आता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान का मतलब जो वाक्य पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है जो क्रिया। जैसे उसने पढ़ लिया है, उसने खा लिया है, वह सो चुका है, वह खेल चुका है, या उसने खेल लिया है। यह हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में कोई संभावना हो, आशंका हो, जैसे शायद आज बारिश हो सकती है। संदिग्ध और ये जो संभाव्य है, ये दोनों एक ही चीज होती है। संदिग्ध का मतलब भी वही होता है और संभाव्य का मतलब भी वही होता है। ठीक है। आज शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज मेहमान आ जाए। इस प्रकार के जहाँ पे संभावना होती है, वहां पे होता है संभाव्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। आगे एक होता है तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक माने तुरंत का, इसी समय का। ठीक है, ऐसा नहीं भी कोई बहुत पुराना हो गया, कोई और है। तुरंत इस समय जो आप क्रिया कर रहे हो उस चीज के बारे में। जैसे मैं अब पाठ पढ़ रहा हूँ, अब मैं भोजन कर रहा हूँ, अब मैं खेल रहा हूँ, आज मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आज मैं गाँव जा रहा हूँ। इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान, जिसमें तुरंत की बात का वर्णन किया गया है। आगे आता है भूतकाल। भूतकाल के 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो इनमें से कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल और हाँ, सामान्य भूतकाल वो होता है जिसमें सामान्य भूतकाल की बात कही है। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल में चली गई बात। उसने भोजन किया, वह खेला, ये क्या हो जाएगी? सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल दूसरे नंबर पे आता है। आसन्न भूतकाल मतलब जो बहुत पुराना भूतकाल है उस चीज के बारे में। आसन्न भूतकाल में अयोध्या के राजा रावण थे, राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। तो आसन्न भूतकाल मतलब जो पुराने भूतकाल की बातें हैं। पूर्ण भूतकाल मतलब जो क्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है। जैसे उसने भोजन कर लिया था, उसने खाना खा लिया था, वह खेल चुका था। तो ये सारी की सारी पूर्ण वर्तमान में हो जाएगी। वर्तमान अपूर्ण भूतकाल कौन सा होता है? जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है। जैसे वह भोजन कर रहा था, बात भूतकाल में भी चली गई और अपूर्ण भी है, पूर्ण भी नहीं हुई। वह पत्र लिख रहा था, वह खाना खा रहा था। ये सारे के सारे शब्द हो जाएंगे अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और आगे संदिग्ध भूतकाल कौन सा होता है? जिसके जैसे यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल था, किसी न किसी चीज की संभावना थी, वैसे ही यहाँ पर भूतकाल में भी संभावना। शायद वह कल दिल्ली गया था, अब शायद संभावना हो गई। शायद वह कल पढ़ा था, शायद कल वह स्कूल गया था। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल। ये हेतु हेतुमद भूतकाल में क्या होता है? जहां पे कोई ना कोई शर्त रखी जाती है, बीच में कंडीशन लगी होती है, उसको कहते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, यदि तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते। ठीक है। यदि तुम खेलते तो तुम्हें यदि तुम नहीं खेलते तो तुम्हें चोट नहीं लगती। मतलब दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। अगर नहीं खेलता तो चोट भी नहीं लगती, अगर पढ़ते तो पास भी हो जाते। बात भूतकाल में रह गई और बीच में कारण भी हो गया। पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पढ़ा नहीं था। ठीक है। आगे भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यकाल, जैसे मैं खेलूंगा, मैं गाँव जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो भी है भविष्यकाल की बातों को सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है। संभाव्य भविष्यकाल, शायद कल बारिश होगी, शायद कल मेहमान आएंगे, शायद मैं दिल्ली जाऊंगा। इस प्रकार के शब्दों को संभाव्य भविष्यकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल वही
हेतु हेतुमद भविष्य कौन सा होगा, वही भूतकाल वाला होगा। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, यहाँ पर भी दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं हेतु हेतुमद, भूतकाल भी है ये और भविष्य काल में भी है, ठीक है। ये हो गए काल के भेद। अगला नंबर आता है अपना वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था, पद व्यवस्था का जो पार्ट था, टॉपिक था, वो पीछे कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब आगे आता है वाक्य व्यवस्था। अब वाक्य संशोधन में हमें क्या करना है, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, किस किस आधार पर होते हैं, वाक्य के तत्व, तत्व कौन कौन से होते हैं जिनके कारण वाक्य बनता है, वाक्य संशोधन, कई बार गलत वाक्य लिखा होता है और हमें उस वाक्य को शुद्ध करना पड़ता है, तो इस चीज़ को बोला जाता है वाक्य संशोधन, जो कि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं शब्द की परिभाषा, शुरुआत करते हैं यहाँ से। शब्द किस चीज़ को कहते हैं, वाक्य किस चीज़ को कहते हैं। शब्दों का पहली बात तो सार्थक समूह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सार्थक। दूसरा क्या होना चाहिए, नियमबद्ध। नियमबद्ध का मतलब व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधा हुआ होना चाहिए, उस समूह को वाक्य कहा जाएगा। जैसे सीता खेल रही है, अब यहाँ पर हम सीधे लिख दे है रही खेल सीता, यानी कि वाक्य तो हो जाता ही है, क्योंकि शब्द भी है, शब्दों का समूह भी है और सार्थक भी है, लेकिन व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ नहीं है। जब तक ये व्याकरण के नियमों में नहीं बंधेगा तब तक हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे, और वाक्य बनेगा भी तो अशुद्ध वाक्य बनेगा, शुद्ध नहीं होगा ये, ठीक है। तो आगे देखते हैं वाक्य की परिभाषा क्या हो गई। जब शब्द के सार्थक और नियमबद्ध समूह को वाक्य कहा जाता है, ठीक है। जब शब्दों का सार्थक और नियमबद्ध समूह बनता है तो उसे वाक्य कहा जाएगा। जैसे सीता खेल रही है, राम पढ़ रहा है, ये है वो है, इन चीज़ों को क्या कहा जाएगा, शब्द, या इन चीज़ों को वाक्य कहा जाएगा, शब्द नहीं। अगला प्रश्न आता है अपना, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले होता है उद्देश्य, दूसरे नंबर पे होता है विधेय। अब उद्देश्य के आगे लिखा है मैंने कर्ता, विधेय के आगे मैंने लिखा है क्रिया। इस चीज को देखेंगे उदाहरण के बाद। तो पहले क्या लिखा है, उद्देश्य की परिभाषा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाएगा, उद्देश्य कहा जाता है। जैसे राम पढ़ रहा है, यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और राम ही इस काम को करने वाला है, करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ता लिखा है। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, विधेय आ गया। विधेय किस चीज को कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो जानकारी दी जाए या जो कहा जाए उस चीज को विधेय कहा जाता है। अब उद्देश्य था अपना यहाँ पे राम, राम क्या काम कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक पढ़ना है, ये इस चीज का, राम का क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य बोलते हैं कर्ता को और विधेय बोलते हैं क्रिया को। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अब मैंने आपको पीछे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के बारे में बताया नहीं था, मैंने आपको कहा था अगले पेज पर करवाएंगे। तो अब इसका समय आ गया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया के आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं, क्रिया के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद कौन सा होता है, कर्तृवाच्य। सबसे पहला कौन सा होता है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसको कहते हैं, जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी और क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्ता के अनुसार लगेगी। जैसे वह पढ़ता है, अगर वह एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी। अगर वह एक बहुवचन है, जैसे वे, तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी, वे पढ़ते हैं। अगर क्रिया पुल्लिंग है तो क्या होगा, वह पढ़ती है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कुल मिला के जो कर्तृवाच्य होता है, इसके अंदर कर्ता की प्रधानता होती है। आगे समझ में। दूसरे नंबर पे क्या होता है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसको कहते हैं, जहां पे कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के अनुसार क्रिया लगती है, उसको कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे उससे पढ़ा जाता है, यहाँ पर उससे, मेरे से, राम से, सीता से, अगर कर्ता पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फर्क किस चीज से पड़ेगा, पाठ से पड़ेगा, कर्म से पड़ेगा। अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन आएगी, अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग के अनुसार आएगी, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार आएगी, ठीक है।
जैसे उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता पुस्तक तो क्या बन जाता, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कविता, उसके द्वारा कविता पढ़ी जाती है। ठीक है, तो जैसा कर्म होगा वैसी ही क्रिया होगी। तीसरे नंबर पे आता है भाववाच्य। भाववाच्य में देखो कर्म तो होता ही नहीं है, बात खत्म। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। इसमें क्रिया किसके अनुसार लगती है, भाव के अनुसार। जैसा भाव होता है वैसी ही क्रिया होती है। अगर भाव पुल्लिंग के अनुसार होगा तो क्रिया पुल्लिंग के अनुसार होगी, अगर भाव स्त्रीलिंग के अनुसार होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार होगी। ठीक है, जैसे वह सोता है, अब क्या हो गया, वह सोता है या वह सो रहा है। अब जो सोना है ये क्या है, भाव है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं है। कई बार ये समस्या होती है, हम कैसे पहचाने कर्मवाच्य कौन सा है और भाववाच्य कैसा है। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचानने का बिल्कुल सीधा और सिंपल तरीका क्या है, दो चीज पूछ लेना। जो भी वाक्य हो उस वाक्य से पूछ लेना कौन और क्या। इन दो प्रश्नों में से अगर एक प्रश्न का भी उत्तर मिल गया तो कर्मवाच्य होगा, अगर एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो वहां पर भाववाच्य होगा। बताएं कैसे, देखो कर्मवाच्य का उदाहरण है उससे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उससे कौन पढ़ा जाता है पता नहीं, उससे क्या पढ़ा जाता है तो आ गया पाठ पढ़ा जाता है। आगे बात समझ में, वह पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, जो भी होगा वह पढ़ रहा है, पता चल गया। तो क्या पढ़ता है, पाठ पढ़ता है। जब एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वो कर्म होता है उसमें, और जब एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो वहां पे कर्म नहीं होगा, वहां पे भाववाचक क्रिया लगती है। जैसे उससे सोया जाता है, क्या सोया जाता है पता नहीं, उससे कौन सोया जाता है पता नहीं, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, एक नहीं और देखते हैं कोई बात नहीं। वह मरता है या वह मर गया, तो उत्तर क्या, प्रश्न क्या पूछना है हमें, वह क्या मर गया, वह कौन मर गया। ठीक है, तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। जैसे वह बीमार है तो मतलब वह क्या बीमार है, तो इस प्रकार से जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तो वहां पे निश्चय ही भाववाचक होगा। ठीक है, चलो आगे। ये भाववाचक तक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर, ऊपर जो क्या कौन से थे, क्रिया के आधार पर थे तीन भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब आ गया अर्थ के आधार पर, तो भाई अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। सबसे पहले विधानवाचक। विधानवाचक मैंने आपको पहले बता दिया, विधान का मतलब किसी चीज को होने का ढंग, करने या होने का ढंग, तरीका। ठीक है, विधि। जैसे वह पढ़ता है, क्या कर रहा है, पढ़ने का विधान हो रहा है। खेल रहा है तो मतलब खेलने का विधान हो रहा है, खेलने के बारे में पता चल रहा है। मित्र है तो मतलब मित्रता के बारे में पता चल रहा है। बिल्कुल ईजी साधारण बात है। दूसरे नंबर पे होता है निषेधात्मक, जहाँ किसी चीज के ना होने का बोध हो। विधानवाचक में किसी चीज के होने का बोध होगा, और निषेधात्मक में किसी बात का निषेध किया जाता है, मना किया जाता है। जैसे वह नहीं पढ़ता, वह नहीं खेलता, वह मेरा मित्र नहीं है, वह आता नहीं है, वह जाता नहीं है। इस प्रकार जहाँ पे निषेध किया जाए, मना किया जाए, वहां पर होता है निषेधात्मक वाच्य। आगे क्या आता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। जैसे क्या वह खेलता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह मेरा मित्र है, क्या तुम आओगे, तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए वहां पे प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक कौन सा होता है, जहाँ पे किसी को कोई सामान लाने की, कोई काम करने की आज्ञा दी जाती है। जैसे एक गिलास पानी लाओ, बैठ कर पढ़ो, यहाँ आओ, वहां जाओ। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, आज्ञा दी जाती है। प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक, आज्ञा दी जाएगी तो आज्ञावाचक। अब विषम्य आदि बोधक, ये भी हमने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, आश्चर्य की बात हो, खुशी की बात हो या दुख की बात हो, तो इन चीजों के अंदर क्या होगा, विषम्य आदि बोधक वाक्य होगा। जैसे अरे कितना सुंदर महल है, अरे के बाद में क्या लग गया, विषम्य आदि बोधक चिन्ह लग गया, ओहो इसका दुर्भाग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे दुख की बात है, आश्चर्य की बात है, और इतना सुंदर खुशी की बात है। तो इन इस प्रकार की चीजों को बोलते हैं विषम्य आदि बोधक वाक्य। ठीक है, आगे होता है इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है, कोई इच्छा, कोई कामना, आशीर्वाद, इस प्रकार की कोई चीज होती है तो वहां पे इच्छावाचक। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं,
या मैं कामना करता हूँ कि तुम 100 साल तक जियो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहो, सौभाग्यवान रहो। यानी कि जहाँ पर खुशी हो, इच्छा हो, कामना हो, इन चीज़ों के बारे में वर्णन किया जाए, बताया जाए, वहाँ पे होता है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है भाई। जैसे मान लो मैं कोई कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ, जैसे काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं एक राजा बनना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। क्या है? इच्छा या कामना है। जहाँ पर इस प्रकार की चीजें होंगी वहाँ पे इच्छावाचक। आगे क्या होता है? संभावनार्थक। संभावना, ये संभावना संभाव्य, ये भी हमने भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में, वहाँ पर काल वाले में किया था। संभावना, जहाँ पे किसी चीज की संभावना होती है वहाँ पे संभावनार्थ वाक्य होता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज राम आ सकता है, आज मेहमान आ सकते हैं, कोई भी वाक्य। संकेतवाचक, जब किसी वाक्य में कोई शर्त हो। ठीक है, दो वाक्य दिए होते हैं, बीच में शर्त दी जाती है, जैसे ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। मान लो बारिश होगी तो किसान खुश होंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो किसान खुश नहीं होंगे। अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। बीच में शर्त दे रखी है, यदि तो। इस प्रकार की जहाँ पे वाक्य होगा उसको संकेतवाचक वाक्य कहा जाएगा। ठीक है भाई। आगे आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है। अब रचना के आधार पर 3 भेद मैंने बता दिए आपको, तो सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें एक ही कर्ता मिलेगा और एक ही क्रिया मिलेगी। जैसे वह खेलता है, वह पढ़ता है, राम आ रहा है, राम जा रहा है, राम वन में जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द जहाँ होंगे वहाँ पे सरल या साधारण वाक्य होगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, सरल वाक्य दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़ जाए तो वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ रहा है और लक्ष्मण खेल रहा है। ठीक है, राम पढ़ रहा है, सीता और खाना बना रही है। इस प्रकार से दो शब्द जब आपस में जुड़े होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ये दोनों के दोनों शब्द बीच में किसी न किसी योजक चिन्ह से या किसी योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं। आगे तीसरे नंबर पे मिश्रित या मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्रित यानी कि मिला हुआ। किस चीज से मिला हुआ? सरल और संयुक्त, इन दोनों प्रकार के वाक्यों से जो मिला हुआ होता है उसको मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या विशेषता होती है भाई? इसमें दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं और उन वाक्यों में से एक तो प्रधान वाक्य रहेगा, मुख्य वाक्य होगा, और बाकी उस प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित रहेंगे। ठीक है, अगर प्रमुख कार्य नहीं होगा, अगर सबसे पहला काम नहीं होगा तो उसके ऊपर आश्रित कार्य भी नहीं होगा। जैसे जब वर्षा होगी तो किसान खुश होंगे, अगर वर्षा नहीं होगी तो किसान खुश भी नहीं होंगे। अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। यहाँ भी क्या होता है? अगर पहले वाला वाक्य होगा तो दूसरे वाला होगा, अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। अब अगला जो प्रश्न है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है। अगर नहीं समझोगे तो ये सबसे कठिन भी है भाई। ठीक है, वाक्य के 6 तत्व होते हैं। अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तत्व 6 होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहला तत्व होता है योग्यता। योग्यता का मतलब क्या होता है? वाक्य के अंदर वाक्य होने की या क्रिया के होने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया, आग से खेत सींचता है। देखो, खेत से कभी भी आग से कभी भी खेत नहीं सींचा जा सकता। आग से खेत को जलाया जा सकता है, सींचा नहीं जा सकता। तो आग के अंदर सींचने की योग्यता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? योग्यता नहीं है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। आकांक्षा। आकांक्षा मतलब जानने की इच्छा। कोई भी वाक्य है वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए। उस वाक्य के अंदर जानने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, वह रात को जागता है। भाई रात को क्यों जागता है बताओ? हो सकता है वो कोई चौकीदार है, हो सकता है उसकी कोई ड्यूटी हो, या हो सकता है वो दिन में सोता है इसलिए रात को जागता है। मतलब हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि रात को क्यों जागता है। आगे लिख दिया, पढ़ता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई? कौन पढ़ता है? ठीक है, तो जहां पर वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाए
वहां पर भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। इसलिए कोई भी आकांक्षा वाक्य के अंदर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। जैसे चौकीदार रात को जागता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। समीपता, समीपता का मतलब वाक्य में जो शब्द होते हैं वो निश्चित दूरी पर होने चाहिए, अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए उनमें। जैसे यहाँ पे लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पे बीच में बहुत सारा गैप है। इतनी इतनी दूर में पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता, जितनी दूर में इसका इतना ज़्यादा बढ़ाया इसको। तो वाक्य के अंदर अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए शब्दों में। ठीक है, आगे आता है, ये लास्ट आ गया अपना पदक्रम। पदक्रम क्या होता है? व्याकरण के नियमों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, पदों को व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, राम को काट कर फल खिलाओ। अब राम को नहीं काटना, फल काटना है, तो क्या होगा? राम को फल काट कर खिलाओ, या फल काट कर राम को खिलाओ। इस प्रकार का अगर वाक्य होता तो सही होता, लेकिन ये व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं है। पदों का जो क्रम है वो अव्यवस्थित है, इसको, ये भी एक वाक्य का दोष है। ठीक है, पद कर्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये जो 6 तत्व मैंने बताए हैं, इन 6 तत्वों में से एक की भी कमी होगी तो वहां पर वाक्य में अशुद्धि हो जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं, है पढ़ता राम पुस्तक। अब यहाँ पर भी वाक्य आगे पीछे कर दिए, तो ये भी कोई अच्छा वाक्य नहीं है। अच्छा वाक्य होने के लिए पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, आगे दिया गया है सार्थकता। जब भी हम किसी भी वाक्य का प्रयोग करें तो उस वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कोई बार बोलते हैं ना कि सारा दिन कच कच करते हो, सारा दिन बक बक करते रहते हो, वह बड़बड़ कर रहा है, वह बड़बड़ा रहा है। तो ये बड़बड़ाना, कच कच, बक बक, इन शब्दों का कोई सार्थक नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द होते हैं। इस प्रकार के शब्दों का वाक्य में अगर प्रयोग किया जाएगा तो ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा? वाक्य का दोष हो जाएगा, कमी हो जाएगी। इसलिए वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अन्वय या अन्विति, ये दो शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। अन्वय का मतलब होता है मेल होना। किस चीज में मेल होना चाहिए? कारक, क्रिया, कर्ता, लिंग, वचन, इन सभी चीजों का आपस में मेल जोल होना चाहिए। अगर ये मेल जोल नहीं होगा तो भी वहां पे वाक्य नहीं होगा। जैसे बोल दिया मैं, ये क्या हो गया? मैं करता। ठीक है, पुस्तक, ये मेरा कर्म हो गया। पुस्तक, मैं पुल्लिंग हूं और मैंने यहां पे लिख दिया पढ़ती हूं। अगर मैंने यहां पे लिख दिया पढ़ती हूं तो वाक्य गलत हो जाएगा। अगर यहां पे लिख दिया राम पुस्तक पढ़ती हूं, राम पुस्तक पढ़ती हूं, तो भी गलत हो जाएगा। अगर लिख दिया राम पुस्तक पढ़ती है तो भी वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है और क्रिया स्त्रीलिंग कर दी, तो वो अन्वय मेल नहीं हुआ। और जब मेल नहीं होगा तो वाक्य गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमेशा वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, इन सभी चीजों का आपस में समन्वय, मेल जोल होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे ये दो चीजें मैंने विशेष लिखी है, ये कोई जरूरी है नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कई बार नाम आ जाता है वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण क्या होता है। तो विश्लेषण क्या होता है? अलग अलग करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम वन गया और वन जाकर सीता का हरण हुआ, फिर रावण सीता का हरण करके ले गया। ठीक है, अब अलग अलग वाक्य है। राम वन गया, रावण ने सीता का हरण किया और राम ने रावण को मार दिया। तीन अलग अलग वाक्य हो गए। इन वाक्यों को अलग करेंगे। सबसे पहला वाक्य बन जाएगा राम वन गया, रावण सीता का हरण करके ले गया। तीसरा वाक्य अलग बन जाएगा, राम ने रावण को मारा। इस प्रकार से वाक्यों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वाक्य विश्लेषण। और वाक्यों को आपस में जोड़ देना। अलग अलग वाक्य कर रखे हैं, उन वाक्यों को जब जोड़ के लिखेंगे तो उसे वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ अपना ये जो वाक्य का टॉपिक है ये पूरा हो गया। अब अगली वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम करेंगे संधि, संधि की परिभाषा, संधि के उदाहरण वगैरह सारी चीज करेंगे। ठीक है भाई, तो तब तक आप इस वीडियो में जितना भी मैंने नोट्स वगैरह लिखवाए हैं वो आप लिखोगे। जिस चीज को मैंने कट किया है उस चीज को आप नहीं लिखना। अगर उस चीज को लिखोगे तो परिभाषा जो भी है गलत हो जाएगी। इतनी मेहनत करके आप अपनी कॉपी वगैरह बना रहे हो, वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले अच्छी प्रकार से वीडियो देखें। जिस चीज के ऊपर मैंने कट लगवाया है उस चीज को आप अपनी कॉपी में कट करोगे, और जैसे जैसे मैंने पीडीएफ बना रखी है वैसी की वैसी आप पीडीएफ बनाओगे। एक नंबर भी आपका ग्रामर में नहीं कटेगा। ठीक है भी,
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।